हम देखते हैं वहाँ पर यान का भाई आता है जो उससे अपनी बड़ाई करते हुए बोलता है, भाई देखो मैं कितना समझदार हूँ। जब मैंने देखा हवा में राख उड़ रही है तो मुझे लगा कुछ न कुछ गड़बड़ है और मैं जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आ गया। यान अभी भी अपने वुल्फ के फॉर्म में होता है और एफएल उसके ऊपर सोई रहती है। उसका भाई उसकी तरफ देखता है। यान थोड़ा कमजोर दिख रहा होता है तो उसका भाई उससे पूछता है, ब्रदर क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या ये सब इसकी वजह से हुआ? एमसी उससे कहता है, बहुत बोल लिया, चुप हो जाओ। और एफएल की तरफ देख एफएल जो कि यान के ऊपर खराटे मार के सो रही होती है। एमसी मन में सोचता है, इसने कहा था ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी और अब ऐसे सो रही है। तभी उसका भाई कहता है, बहुत कठिन है ना, पूरे दिन एक इंसान की देखभाल करना। तुम कितनी मेहनत कर रहे हो सिर्फ फ्रैगमेंट को वापस लेने के लिए। वैसे सिस्टर को कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिले जिसमें लिखा हुआ था कि गेट कीपर जब भी अपेयर हुए हैं एक से ज्यादा ही हुए हैं और जब एक मरता है तो कुछ साल लगते हैं अगला आने में। तुम्हें याद है सिस्टर ने कहा था कि इस लड़की का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मरे हुए का कोई फ्यूचर नहीं होता। जब ये मरेगी तो फ्रैगमेंट अपने आप वापस इसकी बॉडी से निकल जाएगा और अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम वैसे ही इंसानों से काफी ज्यादा नफरत करते हो। यान अपने इंसानों के फॉर्म में आते हुए उससे बोलता है, नहीं, अब मैं इंसानों से नफरत नहीं करता। इसके जैसे काफी कम लोग हैं, मैं देखना चाहता हूँ ये क्या करेगी। तभी उसका भाई बकवास करने लगता है, जिसे देखकर एमसी को गुस्सा आता है और उस पर लात मारता है और एफएल को उठाते हुए कहता है, उठ जाओ, हमें वापस जाना है। और जैसे ही एफएल उठती है और एफएल के उठने के बाद वो चुपचाप उसी रूम के अंदर आती जहाँ पर सभी स्टूडेंट रुके हुए थे। एफएल धीरे धीरे रूम के अंदर जा रही होती है। एमसी थोड़ा तेजी से बोलता है, याद रखना कल मुझे स्कूल के बाद मिलना और इधर उधर मत भागना। एफएल उससे चुप कराते हुए कहती है, थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे दिक्कत हो जाएगी। मैं तुमसे बात भी क्यों कर रही हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और एमसी वहीं पे खड़े होके सोच रहा होता है क्या मुझे उसे देखना चाहिए। तभी उसे एक चांटे की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। इसी के साथ थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एफएल चुपके चुपके अपने रूम के अंदर जा रही होती है, पर उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं। उसके फादर उसे मारते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मेरी बदनामी हो। पर एफएल उस चाटे से बच जाती है। वो एफएल के मुंह पे ना पड़ के उसके हाथ पे पड़ता है। उसके फादर गुस्से में उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम बचने की कोशिश कर रही हो। आधी रात में तुम बाहर क्या कर रही थी? तुम्हारी टीचर ने मुझे आधी रात में कॉल करी और बोला कि तुम खो गई हो। ये कितना शर्मनाक था। क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हें क्यों गोद लिया? तो गाइस हमारी एफएल को गोद ले रखा है। इसी के साथ जैसे ही एफएल के डैड एफएल को दोबारा से चांटा मारने वाले होते हैं, वहाँ पे यान अपना हाथ लगा देता है, जिस कारण वो चांटा उल्टा उनके ही मुंह पे पड़ जाता है। और एमजे उससे कहता है, तुम चाइल्ड को मार रहे हो। और उसको देखकर एफएल के फादर कहते हैं, तुम कौन हो? इतने में वहाँ एफएल के टीचर आ जाते हैं, जो उससे कहते हैं, तुम कहाँ गई थी? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हारी रूममेट ने कहा तुम चली गई हो। इसी के साथ एफएल के फादर टीचर से माफी मांगते हुए कहते हैं, ये बच्ची बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करती है। तभी टीचर कहती है, नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ एफएल भी टीचर से माफी मांगती है और बोलती है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आप सबको चिंता हुई। और टीचर एफएल के फादर की तारीफ करते हैं और बोलते हैं, तुम काफी अच्छे फादर हो। एमसी उसकी तरफ देखता है और सोचता है, अब मैं समझा कि उसने उस दिन कहा था कि मुझे एक घर चाहिए और एक फैमिली। अब सुबह हो जाती है, एफएल स्कूल के लिए जाती है, जहाँ वो सोच रही होती है कि मुझे यान से मिलना है, इस बार मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी, पर मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। इसी के साथ वो रूम के अंदर अपनी डेस्क में देखती है, वहाँ पे कोई नोट नहीं होते हैं, किसी ने कोई बुराई भी नहीं करी होती है। तभी वो देखती है उसकी एक क्लासमेट ईशियान उसे दिखती है, बोलती है
क्या ये स्कूल आ गई वापस? तो गाइस ये ईशान वही है। एफएल ने इसे जंगल में बेहोश हुए देखा था सबसे पहले पार्ट में, पर हमें लगा था कि मर गई है, पर ये मरी नहीं थी। ये बेहोश हो गई थी और इसे हॉस्पिटल लेके गए थे। एफएल सोच रही होती है अगर ये उड़ गई है तो यान की आइडेंटिटी भी सबको पता चल जाएगी, इससे वो खतरे में आ सकता है। उसे एमसी के लिए थोड़ी चिंता होने लगती है। तभी वो देखती है वहाँ पे पुलिस भी आई होती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है चाहे यान कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो गन से नहीं बच पाएगा। क्या ये लोग उसे अरेस्ट करने आ रखे हैं? या फिर सोच रही होती है मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, पर उसने दूसरों को चोट पहुंचाई है। तभी एफएल के दिमाग में आता है मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि वही हो सकता है जिसने उसे चोट पहुंचाई हो। इसी के साथ वो वहां से भाग के जाती है और यान को रूम में जाके बोलती है यान। तब यान कहता है इतनी जोर से मत चिल्लाओ, मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज सुन ली थी। यान जो भी कुर्सी में टेक लगाकर बैठा होता है, एवल उसके पास जाती है और बोलती है जिस दिन हम मिले थे सबसे पहले दिन, वो तुम थे जिसने मेरी क्लासमेट पर अटैक किया। एमसी उससे कहता है क्या फर्क पड़ता है अगर मैं हूँ चाहे ना हूँ, तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। एफएल समझ नहीं पाती है। तभी एमसी उससे कहते हैं पूरा स्कूल तुम्हारे बारे में बात कर रहा है कि कैसे तुम आधी रात में भाग गई थी मेरे साथ और तुम्हें चोट भी लगी। और जब ऐसे बोलता है एफएल सोचती है मुझे शांत रहना पड़ेगा, ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी स्कैंडल में फंसी हूँ। और दूसरी तरफ एमसी का मुंह लाल हो रहा होता है। तभी एफएल से चिल्लाते हुए थी ये इम्पोर्टेंट नहीं है और बोलती है तुम्हें पता है जो स्टूडेंट बेहोश हुई थी वो पुलिस के साथ वापस आई है, अब तुम क्या करोगे? तुम्हें सजा मिलेगी दूसरों पर अटैक करने के जुर्म में, पर इससे ज्यादा तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो जाएगी। एफएल एमसी की तरफ घबराते हुए देख रही होती है। तभी एमसी बोलता है सही कहा, मैं अपने बारे में किसी को पता नहीं लगने दे सकता, वो मुझे ले जाएंगे और मुझ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तभी एमसी उससे कहता है क्या वो तुम नहीं थी जिसने रूमर फैलाए थे कि एक इंसान मॉन्स्टर में ट्रांसफर हो गया था? एवल उससे कहती है मैं सबको बोल दूंगी कि मुझे मेंटल इश्यू है, तो कोई भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। तभी एमसी बोलता है सच में, पर मुझे तो लगा था तुम्हें उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है जो तुम्हारे बारे में बातचीत करते हैं। एफएल कहती है कोई बात नहीं, मैं उनको बदल नहीं सकती तो मैं उन्हें अपने लिए यूज करूंगी। तभी वहाँ ऑफिसर आते हैं। एफएल थोड़ी घबराई हुई होती है। पुलिस वाले हमारे एमसी को ही ढूंढने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ एक टीचर आता है, बोलता है ये रहा वो जिसे आप ढूंढ रहे हैं। एफएल अभी भी घबरा रही होती है। तभी टीचर से कहते हैं शूटिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसी के साथ वहाँ बहुत सारी भीड़ जम हो जाती है बच्चों की, वो बात कर रहे होते हैं क्या चल रहा है, पुलिस क्यों आई है, क्या ईशिंग वापस आ रही है। तभी एफएल उनसे कहती है टीचर मैं यहाँ एक विटनेस के रूप में हूँ। उस दिन मैंने जब वो इतना बोली रही होती है तभी हम देखते हैं तभी कोई एमसी का हाथ पकड़ लेता है और ये ईशिंग की मॉम होती है जो कहती है मैं तुम्हें जितना भी शुक्रिया करूँ वो कम है, और बोलती है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बच गई, अगर तुमने चिल्लाया नहीं होता और पुलिस को बताया नहीं होता तो मेरी बेटी की जिंदगी भी जा चुकी होती। और ये सब देखकर एफएल सदमे में होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है क्या इसने मुझसे बचाया, पर कैसे? एफएल मन में सोचती है ये हर टाइम मेरे से झूठ बोलता है। इसी के साथ फिर से एफएल के लिए उसके क्लासमेट उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। वो बोलते हैं हमें इसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब देखकर एफएल अपने को थोड़ा सा अकेला महसूस करती है। फिर उनसे बोलती है मैं तुम्हारी बात सुन सकती हूँ। तभी उसकी क्लास में उसे चिल्लाते हुए कहते हैं तो क्या हुआ अगर तुम सुन सकती हो, हम कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। तुमने नहीं कहा था वहाँ पर एक बुल्फ था जो इंसान में चेंज हो गया था। एफएल उनकी बात को इग्नोर कर देती है। तभी एमसी उनसे कहते हैं ओह ऐसा, हाँ वो तो मैंने भी देखा। ये देखकर वहाँ सब शॉक हो जाते हैं। तभी एमसी कहते हैं मुझे सोचने दो, उस समय काफी ज्यादा अंधेरा था और मैं कुछ साफ से देख नहीं सकता था, पर मैंने देखा एक बीस्ट को जो कि घुर्रा रहा था और उसके जमीन में खून पड़ा हुआ था। इतनी ही बात सुन के वहाँ बच्चे सभी डरने लगते हैं। तभी एमसी एफएल से कहते शूटिंग तुम भी उसे देखकर काफी ज्यादा डर गई होगी है ना? एफएल अपनी मुट्ठी बंद करते हुए सोचती है ये इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेता है, पर ये मेरी साइड ले रहा है, मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है।